जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑर्गेनाइजेशंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल पे, जिसमें हम तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे कि वो कैसे कैसे बनी, उनकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और अगर कोई फेलियर की तरफ गई तो वो क्यों गई, और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं और उनकी वर्किंग क्या है। आज सबसे पहले हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, जो कि 1919 में बनाई जाती है आफ्टर द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वार वन। वर्ल्ड वार वन एक ऐसी जंग थी जिसमें बहुत सारी अमवात हुई, जिसके बाद डिफरेंट कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि तमाम मसाइल बैठ के हल किए जा सके और उसकी बेस सोशल जस्टिस पे रखी जाए। सो दैट्स द रीज़न उन्होंने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया, इसको स्टेबल किया, जिसका मकसद डिफरेंट कंट्रीज में लेबर्स को जस्टिस और उनके राइट्स प्रोवाइड करना और पीस था। इसके साथ ही एक साल बाद लीग ऑफ नेशन का भी क्या आता है जी, और ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1946 में जाके परमानेंट एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ बन जाती है, जो कि हम फर्दर वीडियो में यूएनओ को भी डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को वो कैसे बनी और उसकी एजेंसीज, स्पेशल एजेंसीज कौन कौन सी हैं। 1920 में लीग ऑफ नेशंस का क्या आता है, जो कि जिनेवा में बनाई जाती है, जिसमें 43 फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं। उस टाइम के प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वुडरो विल्सन अपने मशहूर 14 पॉइंट भी देते हैं, जिसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ दोबारा ऐसी जंग बंदी थी कि दोबारा ऐसी जंग ना हो जैसे वर्ल्ड वार वन दुनिया देख चुकी थी, लेकिन ये बुरी तरह फेल हो गई, जिसकी बहुत सारी रीजंस थी, जिनमें से चंद एक ये हैं। जैसे कि इसके मेंबर इसको ज्वाइन 1926 में जर्मनी ने भी कर लिया, लेकिन 1933 में जैसे ही एडोल्फ हिटलर पावर में आते हैं, वो इससे विड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह यूएसएसआर जो 1934 में इसकी मेंबर बनती है इस ऑर्गेनाइजेशन की, और वो 1939 में फिनलैंड पे हमला करके वायलेशन करती है, जिसकी वजह से उसको निकाल दिया जाता है। इसी तरह इसका फाउंडिंग मेंबर जापान, जो कि चाइना की एक सिटी पे इसी तरह अटैक करता है और उसको भी निकाल दिया जाता है। इटली की भी मिसाल कुछ अलग नहीं है, सब कंट्रीज ने इसी तरह वायलेशन की, जिसकी वजह से दुनिया को एक दूसरी बड़ी जंग अजीम वर्ल्ड वार 2 के तौर पे देखनी पड़ी। इसकी फेल होने की एक और वजह यह भी है कि इसका हेड कोई नहीं था। इवन दो ये ब्रेन चाइल्ड तो ये था यूएस प्रेसिडेंट का, वुडरो विल्सन का, लेकिन उन्होंने कभी इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। जैसे अभी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस को यूएसए हेड कर रहा है, इस तरह कभी भी इसको थ्रू प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में कभी भी इसको नहीं देखा गया, जिसकी वजह से ये फेलियर की तरफ गई। इसी तरह वुडरो विल्सन ने जब अपने 14 पॉइंट्स दिए, तो उन्होंने आफ्टर वर्ल्ड वार वन ऑल इज वेल का स्लोगन दिया कि अब सब कंट्रीज में अच्छा होगा, सब अच्छे हैं, ऑल इज इक्वल। छोटे बड़े कंट्रीज में तमीज खत्म कर दी गई, पनिशमेंट का कोई सिस्टम नहीं था। इवन दो अगर कोई भी छोटा कंट्री भी कोई भी लड़ाई या इस तरह की कुछ करता, तो उसके लिए पनिश या कुछ ऐसा लॉ मौजूद नहीं था। जस्ट क्या था कि उसको वर्बली बोल दिया जाता और के बाज आ जाए, अदरवाइज उसके लिए कोई लॉ नहीं था, जिसकी वजह से ये बुरी तरह फेल हो गई। और इसके बाद एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएनओ ने बनाई आफ्टर वर्ल्ड वार 2, जो आज तक भी है, और जिसने और एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसकी वजह से अभी तक वर्ल्ड वार 3 का सामना दुनिया को नहीं करना पड़ा। और ये उसी की कामयाबी है कि अब सारी कंट्रीज 8 से 9 कंट्रीज जो है वो न्यूक्लियर पावर बन चुकी हैं, और इस टाइम अगर वार होगी तो वो मे बी द लास्ट वार ऑफ द वर्ल्ड होगी। सो यूएनओ ने जिस तरह से अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है कंट्रीज को, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसके स्पेशल एजेंसीज को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।